दिल्ली के पत्थर गैंग का शैतान मिल गया है। तुर्कमान गेट पथराव मामले में पुलिस की जांच में सामने आया कि इस गैंग के पीछे यूट्यूबर सलमान का हाथ है और उसी ने वीडियो बनाकर अफवाह फैलाई कि दरगाह तोड़ दी गई, मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया और अल्लाह इसका हिसाब जरूर करेगा। इतना ही नहीं, वो धमकी भरे लिहाज से वीडियो पोस्ट करता रहा। आरोपी सलमान बुलडोजर कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद था। सलमान ने पथराव से पहले भी कई ऐसे वीडियो बनाकर अफवाह फैलाई, साथ ही धमकी देते हुए हिसाब करने की दुआ की। सलमान ने वीडियो पोस्ट होते ही पत्थरबाज गैंग हरकत में आ गए और कमेंट में ही अपनी मंशा जाहिर कर दी। कोई पहचान छिपाकर हमले की बात कर रहा तो कोई जालिमों को मिटाने की दुआ कर रहा। इतना ही नहीं, बात कुर्बानी तक पहुंच गई। अब पुलिस पत्थरबाज गैंग के शैतान की तलाश में है। अगली खबर का रुख करेंगे। हम आपको बता दें कि दिल्ली के तुर्कमान हिंसा मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और बाकी आरोपियों की तलाश चल रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली है। इसमें विलन नंबर 1 मोहम्मद काशिफ, विलन नंबर 2 मोहम्मद कैफ, विलन नंबर 3 मोहम्मद अरीब, विलन नंबर 4 अदनान और विलन नंबर 5 समीर है। ये वो चेहरे हैं जो पत्थरबाज गैंग के पोस्टर बॉय बने थे और अब पुलिस इन्हें डंडे वाली गर्माहट दे रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें अदनान, अदिल, शहनवाज, हमजा, अतर और उबैद ये वो नाम है जिसका अब हिसाब किया जाएगा। दरअसल ये गैंग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। व्हाट्सएप ग्रुप्स थे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी थे, बट हमारा पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स में पेनिट्रेट किए थे एंड दे वर एबल टू ट्रैक दिस मैसेजेस और इसके काउंटर मैसेज करने में हम लोग भी काबिल रहे। वहीं जो लोग सोशल मीडिया प्रोफाइल का इस्तेमाल कर लोगों को भड़का रहे थे उनकी भी तलाश की जा रही है। पुलिस की रडार पर 10 और लोग हैं। तुर्कमान गेट में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा के एक एक चेहरे को बेनकाब किया जा रहा है। पत्थरबाजी के जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, पुलिस के लिए एक अहम सबूत साबित हो रहे हैं और इन वीडियोस के जरिए पत्थरबाज गैंग तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान भी है। पत्थरबाजी के ये 3 वीडियो पत्थरबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए अहम सबूत है, क्योंकि इन वीडियो में हिंसा के एक एक चेहरे कैद हुए हैं। पहले वीडियो की गवाही देखिए। पत्थरबाजों की पूरी फौज पुलिस पर टूट पड़ी है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। अब इस भीड़ में मौजूद इस उपद्रवी को देखिए, हाथों में एक मोटी लकड़ी लिए हुए है। अब दूसरे वीडियो की गवाही देखिए। लाल हुडी पहना एक उपद्रवी तो पत्थर के बजाय लठ फेंक कर वार कर रहा है। भीड़ के हाथ में जो आ रहा है वो पुलिस पर फेंका जा रहा है। वहीं तीसरे वीडियो में पत्थरबाजी गैंग में शामिल हर एक चेहरा साफ नजर आ रहा है। भीड़ इकट्ठा होकर पथराव कर रही है। भीड़ में कुछ पत्थरबाज चेहरे भी ढके हुए हैं जो पूरी प्लानिंग के साथ आए हुए हैं। तुर्कमान गेट पर मस्जिद के पास अवैध कब्जे पर आज भी बुलडोजर एक्शन हुआ। मस्जिद के पास अवैध बारात घर को तोड़ दिया गया। आज कार्रवाई के दौरान कोई अड़चन न आ पाए, उसके लिए भारी पुलिस फोर्स की भी यहां तैनाती की गई। पथराव के चलते जो काम कल अधूरा रह गया था उसे आज पूरा किया गया। तुर्कमान गेट में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन का दूसरा राउंड चला और मस्जिद के पास अवैध कब्जे को मिट्टी में मिलाया गया। हिस्सा जो कल नहीं तोड़ा गया था उन हिस्सों को अभी फिलहाल तोड़ा जा रहा है और एमसीडी की जो कोशिश है कि आज इस मलबे को यहां से पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी कार्रवाई फैज इलाही मस्जिद के पास चल रही है। जहां पर बुलडोजर नहीं पहुंच रहा था वहां पोकलेन मशीन के जरिए ध्वस्तीकरण किया गया। यहाँ पर तोड़ा जाए क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर नहीं पहुँच सकता था, इसलिए पोकलेन मशीन लगाई गई जिसके जरिए इस जो अवैध हिस्सा जो बच गया था, शेष बच गया था, उस हिस्से को गिराया जा रहा है। इस दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती थी। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुए पथराव के बाद अब सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी विपक्ष पर पत्थरबाजों को कवर फायर देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्ष के नेता बेगुनाहों पर कार्रवाई न करने की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद के भड़काने बहकाने पर जाकर पथराव करते हैं पुलिस पर, ऑफिशियल्स पर, और इस किए गए पथराव का कवर फायर बचाव करने का काम भी समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन करते हैं। अब बेगुनाह लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। जिस तरीके से दिल्ली के फसाद के अंदर बेगुनाह लोग अभी तक जेलों में हैं, मुझे बहुत डर है कि तुर्कमान गेट पर भी गिरफ्तारियां होंगी। इस सिलसिले में इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है कि किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए।
दिल्ली में अवैध कब्जे पर बुलडोजर की रफ्तार रुकने वाली नहीं है। बुलडोजर के टारगेट पर तुर्कमान गेट ही नहीं है, बल्कि जामा मस्जिद के वो इलाके भी हैं जहां अवैध कब्जा किया जा चुका है। और इसके अलावा डिफेंस कॉलोनी की बावली मस्जिद पर भी बुलडोजर एक्शन तय है। अब दिल्ली में बुलडोजर रफ्तार पकड़ेगा तो वो उन इलाकों में गरजता हुआ निकलेगा जहां अवैध कब्जा किया हुआ है। तुर्कमान गेट तो बुलडोजर एक्शन का एक ट्रेलर भर है। बाकी एपिसोड तो जामा मस्जिद के इलाके और डिफेंस कॉलोनी की बावली मस्जिद पर बनना है, क्योंकि यहाँ अवैध कब्जे पर बुलडोजर आक्रमण निश्चित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण को लेकर एमसीडी को सर्वे का आदेश दे दिया है। जामा मस्जिद के आसपास जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट किया गया है उसकी रिपोर्ट तैयार करे और 2 महीने के अंदर ये रिपोर्ट हाई कोर्ट के पटल पे होनी चाहिए। वहीं इसके अलावा डिफेंस कॉलोनी की बावली मस्जिद पर भी बुलडोजर की तलवार लटक रही है। शिकायत हुई है कि ये जो इलाका था ये बहुत थोड़ा सा था और ये एक्सटेंड हुआ है। जो हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई और स्कूलों का जो प्लेग्राउंड था उसको एनक्रोच करने की बात कही गई है। यानी अब जहाँ जहाँ भी अवैध कब्जा है उनका जमींदोज होना तय है। अब बात उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर सियासत की करेंगे। एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसने समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी की भी चिंता बढ़ा दी है। माना यह जा रहा है कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बीजेपी समर्थकों के नाम कटे हैं। ऐसे में बीजेपी ने अब अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक बड़ा टास्क सौंपा है, जिस पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि यूपी में अब 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 12.55 करोड़ ही अवैध पाए गए हैं। 289 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम कटने के बाद बीजेपी ने तय किया है कि वो 3.5 करोड़ मतदाताओं को जुड़वाएगी। पार्टी ने हर बूथ पर 200 वोटर जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों पर नजर, मूल निवास स्थान पर नाम जुड़वाने की अपील की है। नेताओं और कार्यकर्ताओं को टास्क सौंपा है। अब बीजेपी की इस मुहिम पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं और अपने समर्थकों से खास अपील भी की है। मेरी सबसे अपील है, आम जनता से अपील है कि अपना वोट देखें, अपना वोट बनवाएं और भारतीय जनता पार्टी के झूठे नैरेटिव में न फंसें। एसआईआर पर सवाल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले से उठ रहे हैं। अब देखना है कि यूपी में इस पर जारी सियासत किस करवट बैठती है। अगली खबर बंगाल के सियासी उबाल की करेंगे। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही यहाँ सियासी हलचल काफी तेज है। कोलकाता में आज उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब ईडी ने आईपैक चीफ प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। इस दौरान ममता बनर्जी के हाथ में दिखी ये ग्रीन फाइल जो है अब खूब चर्चा बटोर रही है, क्योंकि छापेमारी की खबर मिलते ही ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर पहुंची। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी के तेवर बेहद तलब थे। आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया। सीएम ममता बनर्जी जब आई थी तब उनके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन जब निकली तब उनके हाथ में हरे रंग की फाइल थी। बताया जा रहा है कि इस फाइल में महत्वपूर्ण दस्तावेज और लैपटॉप थे। सीएम ममता बनर्जी ने भी बताया कि वो पार्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेज और हार्ड डिस्क लेकर जा रही है। साथ ही ईडी पर महत्वपूर्ण दस्तावेज ले जाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ममता और केंद्र के रिश्तों की तलखी नई नहीं है। जब भी केंद्रीय एजेंसियां जांच के लिए बंगाल में पहुंचती है, ममता बिफर हो जाती है। अब की बार का टीएमसी वर्सेस बीजेपी का वार पलटवार बता रहा है कि ये तो विधानसभा चुनाव के पहले की सियासी तपिश है। अभी भी पूरी पिक्चर बाकी है। खबर महाराष्ट्र से, जहां देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को मुंबई छोड़कर चले जाने की डेडलाइन दे दी है और साफ साफ कह दिया है कि उसके बाद यहां कोई घुसपैठिया नजर नहीं आना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स घुसपैठियों की तलाश कर रही है, वैसे ही अब महाराष्ट्र में भी होगा। योगी मॉडल की तर्ज पर वहाँ भी घुसपैठियों की तलाश होगी और पकड़े जाने पर उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा, क्योंकि मंत्री नितेश राणे ने साफ साफ कह दिया है कि मुंबई सिर्फ राष्ट्रवादियों की है। दरअसल मुंबई में बीएमसी का चुनाव है। चुनाव प्रचार में लगे बीजेपी नेता अलग अलग जगहों पर सभा को संबोधित कर रहे हैं और जनता को अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी दौरान नितेश राणे ने कांदिवली में जनता के सामने भाषण देते हुए ये बात कही है। उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र, घुसपैठ बड़ा मुद्दा है। इसे वोट बैंक या धर्म के चश्मे से देखना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे देश के वैसे लोग जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। जम्मू कश्मीर में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। कठुआ के जंगलों में दोनों तरफ से गोलीबारी भी जारी है। सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया है और अब इन आतंकवादियों को कमांडोज काल दिखाना शुरू कर चुके हैं। खुफिया इनपुट के आधार पर घने जंगलों और पहाड़ियों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ जारी है। इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। इसके बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों के हर संभावित ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है।
भारतीय सेना के जवान हैं वो इन पूरे जंगल जो है उनको खंगालते हुए लगातार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। आतंकी अक्सर इन इलाकों को छिपने और घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों का टारगेट साफ है कि आतंकी या तो सरेंडर करें, नहीं तो उनका खात्मा तय है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट है, अतिरिक्त बल तैनात है और ऑपरेशन लगातार आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर लगातार दूसरे दिन 2.5 घंटे सुनवाई चली। कोर्ट में कुत्तों के बिहेवियर को लेकर चर्चा शुरू हुई और इस दौरान आवारा कुत्तों पर चल रही दलील चूहे बिल्ली तक पहुंच गई। दरअसल सुनवाई के दौरान एनिमल वेलफेयर की तरफ से दलील दे रहे एडवोकेट ने कुत्तों को हटाने या शेल्टर होम भेजने पर आपत्ति जताई। कहा कि दिल्ली में चूहे और बंदरों का भी खतरा है। अगर कुत्तों को अचानक हटा दिया जाएगा तो चूहों की आबादी बढ़ जाएगी। कुत्ते संतुलन बनाए रखते हैं। इस पर जस्टिस मेहता ने पूछ लिया, ये कैसा संबंध है? ऐसे तो कुत्तों और बिल्लियों में दुश्मनी होती है, तो हमें और बिल्लियों को बढ़वा देना चाहिए। वहीं कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद माहौल थोड़ा हल्का हुआ। बता दें कि आवारा कुत्तों के मामले में पिछले 7 महीनों से 6 बार सुनवाई हो चुकी है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दे दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इन जानवरों को तय शेल्टर में ट्रांसफर किया जाएगा। वाराणसी की दाल मंडी को चौड़ा करने की कवायद एक बार फिर जमीन पर दिखने लगी है। इस बार पीडब्ल्यूडी के अल्टीमेटम की मियाद खत्म होते ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिर शुरू कर दी गई है। इलाके में भारी पुलिस बल और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से 5 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी गई है। 3 मकानों को गिराया जाना है, जिसमें कल एक मकान को तोड़ा गया, जबकि आज दूसरे मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। फिलहाल अभी जो हैमर्स की प्रक्रिया है, जो हैमर है और जो भी हाथ से तोड़ने वाली चीजें हैं, हथौड़े हैं, उनका इस्तेमाल से ये बिल्डिंग्स को गिराई जाएंगी और गिराई जाने के बाद बुलडोजर का रास्ता बनाया जाएगा। मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 3 थानों की फोर्स के साथ करीब 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। गली के दोनों एंट्री पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी के जवान भी मोर्चे पर हैं। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। दाल मंडी के चौड़ीकरण के प्लान की बात करें तो 8.2 मीटर का चौड़ीकरण होगा। कुल चौड़ाई 17.4 मीटर है। यहाँ आधुनिक सड़कें और बेहतर फुटपाथ मिलेगा। केबल का जंजाल खत्म होगा और अंडरग्राउंड सुविधाएं होंगी। दाल मंडी में चौड़ीकरण की ये कार्रवाई शहर को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, जिसके साथ प्रशासनिक सख्ती की तस्वीर भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है। दरअसल यहां नगर पालिका ने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को खाली करने का नोटिस भेजा है और 15 दिनों का समय भी दिया है, जिसके बाद से ये अब सियासी तनाव पैदा हो गया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। अब कार्रवाई तो ये उत्पीड़नात्मक कार्रवाई है। समाजवादी पार्टी के साथ बदले की भावना से ये सब सरकार काम कर रही है। इसमें और भी लोगों को टाउन हॉल में नोटिस दिया गया, उसमें एक भाजपा के भी नेता हैं, क्या कहेंगे? अब उनका प्रकरण अलग है, हमारा प्रकरण अलग है। दरअसल ये पूरा मामला 2 दशक पुराना है। 15 जनवरी 2025 को तत्कालीन एसपी सरकार के दौरान यहाँ पार्टी कार्यालय बनाया गया था। इस जमीन को महज 100 रुपए सालाना किराए पर आवंटित किया गया था। महज 4 महीने बाद ये आवंटन निरस्त कर दिया गया था। बावजूद इसके पिछले 20 सालों से यहाँ कामकाज चल रहा है, लेकिन इस बार प्रशासन का बुलडोजर तैयार है। अगली खबर बिहार से, जहां सर्राफा कारोबारियों ने अपनी दुकान में हिजाब और नकाब पहनी महिलाओं की एंट्री पर बैन लगा दिया है। हाल के दिनों में लूट और चोरी की वारदात को देखते हुए कारोबारियों ने ये बड़ा फैसला लिया है। मतलब साफ है कि अगर बिहार में आपको खरीदारी करनी है, गहने खरीदने हैं, तो फिर पर्दा तो हटाना होगा। अब जेवर दुकान के बाहर लगे इस पोस्टर को पढ़ लीजिए। कृपया मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब पहनकर दुकान में आना मना है। बिहार के हर जेवर दुकान के बाहर इस तरह के पोस्टर लगे हैं। इसके पीछे दुकानदारों का तर्क है कि सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। फेस प्रॉपर दिख सके अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो, ताकि आने वाले समय में जब कैमरा चेक करे तो प्रशासन भी प्रॉपर देख सके। हाल के दिनों में बिहार में जेवर दुकानों में लूट और चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। सीसीटीवी लगे होने के बाद भी चेहरा साफ नहीं दिखने के कारण पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी इस तरह के नियम लगाए गए हैं। यूपी के झांसी में भी ऐसे पोस्टर जेवर दुकानदारों ने लगाए हैं। हालांकि बिहार के सराफा कारोबारियों में इस तरह के फैसले को लेकर कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। कोई सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहा है तो कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। संत कबीर नगर में शामली तक अलग अलग जिलों में हुए हाफ एनकाउंटर्स ने ये साफ कर दिया है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। यूपी के शहर शहर हाफ एनकाउंटर से अपराधियों का फुल हिसाब हो रहा है। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का ऐसा हंटर चल रहा है कि अपराधी जेल से पहले हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी।
यूपी में अपराध योगी को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए कानून से खिलवाड़ करने वालों का बुलेट से जवाब दिया जा रहा है। 24 घंटे में अपराधियों से मुठभेड़ की बात करें तो गाजियाबाद में पुलिस ने एक वांटेड अपराधी का हिसाब किया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। कुछ ऐसा ही हाल औरैया के बदमाश के साथ हुआ, जिसे योगी फोर्स ने लंगड़ा कर दिया। वहीं शामली में फायरिंग करने वाले बदमाश से एनकाउंटर हुआ, जिसका भी ऐसा ही अंजाम हुआ। संत कबीर नगर में 2 गोकशों को लंगड़ा कर दिया गया है। योगी के यूपी में अपराध करने वालों का यही अंजाम होता है। लंगड़ाते हुए अपराधी अपने किए की माफी मांगते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का खौफ ऐसा है कि बदमाश वारदात के बाद चलकर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं और जेल में अंदर डालने की गुहार भी लगा रहे हैं। कानपुर में एनकाउंटर के डर से शयान रजा नाम के बदमाश ने सरेंडर किया है, जिसके बाद आरोपी का पैदल जुलूस निकाला गया। इस पर महिला सिपाही का पर्स लूटने का आरोप है। एक आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुका है। इसको डर था कि योगी फोर्स कहीं एनकाउंटर न कर दे, जिसके डर से इसने सरेंडर कर दिया और बता रहा है कि नशे में इसने वारदात को अंजाम दिया था। क्यों छीना तुमने? इसके साथी ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इसका नाम बताया था। तब से पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है। डर से घर की महिलाओं के हाथों वीडियो बनवाते हुए ये पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर किया, लेकिन योगी फोर्स इसके बाद भी इसे छोड़ने वाली कहा थी। पैदल ही जुलूस निकाल दिया और इस दौरान कान पकड़कर इससे माफी मंगवाई। अब दोबारा गलती, कान पकड़ दोनों हाथ से अपने, कान पकड़ दोनों हाथ से, कान पकड़ दोनों आराम से। यह अपराधियों के इलाज का योगी मॉडल है। गलती करोगे तो सजा मिलेगी और हर हाल में मिलेगी। अब दिल्ली पुलिस भी लगातार एनकाउंटर्स कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार सुबह गाजीपुर और बवाना में एक बड़ी कार्रवाई की है। 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ के बाद 3 अपराधियों को यहां से पकड़ा गया है और इस दौरान एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है और एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दरअसल बवाना में पुलिस ने बवानिया गैंग के गुर्गों पर छापामारी की थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस के गैंग के ही एक सदस्य अंकित मान के साथ मुठभेड़ हुई। इस बीच उसके पैर पर गोली लग गई। वहीं मुठभेड़ के बाद पुलिस ने क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया, जहां मुठभेड़ वाली जगह से सबूत जुटाए गए। पुलिस इस गैंग पर लंबे समय से नजर रखे हुए थी। वहीं गाजीपुर में भी मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 आरोपी को पकड़ा। उसके पास से हथियार बरामद हुए हैं। इनके पास से 3 पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस मिले हैं। आरोपी की पहचान अमीन और मोहम्मद दानिश के नाम से हुई है। अमीन 23 वर्ष का है और मोहम्मद दानिश जो है वो 34 वर्ष का है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। दिल्ली में बदमाशों को अब पीतल वाली गर्मी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है, लेकिन ये कार्रवाई नहीं बल्कि नए निर्माण की दस्तक है। दरअसल हरिवंश राय बच्चन की याद में बनी लाइब्रेरी की जगह अब यहाँ हाईटेक पुस्तकालय बनेगा और इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। 60 लाख की लागत से ये निर्माण कार्य पूरा होगा। दरअसल इस लाइब्रेरी की स्थिति बेहद खराब है। छत से टपकते पानी और दरकती दीवारों को देखते हुए प्रशासन ने इसे खतरनाक घोषित कर दिया है और इसको गिराने के लिए चिट्ठी भेज दी गई है। आपको बता दें कि साल 2006 में खुद जया बच्चन और अमर सिंह ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन रखरखाव के अभाव में ये इमारत खंडर हो गई है। अब पुरानी यादों को सहेजते हुए प्रशासन यहाँ लाखों रुपए खर्च कर आधुनिक और हाईटेक लाइब्रेरी बनाने जा रहा है। यानी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए अब जर्जर ढांचे को ढहाकर ज्ञान का नया मंदिर तैयार होगा। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वृंदावन में आज उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात एनएसजी कमांडोज ने बांके बिहारी मंदिर परिसर को अपने घेरे में ले लिया। पूरे मंदिर में एनएसजी कमांडोज का कब्जा रहा। तंग गलियों में भारी संख्या में सुरक्षा बल मार्च करते नजर आए। मंदिर की छत और आसपास के मकानों पर चढ़कर अपनी पोजीशन भी ली और पूरे इलाके की लाइट काट दी गई। लोगों को कुछ समझ में आता उससे पहले सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। ठंड में घर में दुब के लोग सड़कों पर निकल आए, लेकिन गलियों में एनएसजी कमांडो तैनात दिखे, हाथों में हथियार लिए, मुस्तैद मानो कोई खतरे की आशंका हो। इतना ही नहीं बल्कि पूरे गलियों में फोर्स तैनात रही, चप्पे चप्पे पर नजर। जवानों के साथ वहाँ कुछ लोग भी मौजूद थे जिन्हें लाइन से कहीं ले जाया जा रहा था। सबसे जबरदस्त नजारा ये रहा कि वहाँ मौके पर एनएसजी की महिला कमांडो भी तैनात रही और निगाहें मानो एकदम सटीक अपने लक्ष्य पर। दरअसल यहाँ मॉक ड्रिल की जा रही थी। एनएसजी जवानों को बांके बिहारी में आतंकी घुसने की खबर मिली थी। इसके बाद एनएसजी कमांडोज ने तुरंत मोर्चा संभाला। इस दौरान खबर मिली कि मंदिर परिसर में आतंकियों के हमले में 4 लोग घायल हुए, जिनके इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। संभल में साइबर ठगी की जांच करते हुए पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। यहां सलमान और शाहरुख साइबर ठगी का गिरोह चला रहे थे। इन दोनों के गैंग ने 1-2 नहीं बल्कि 11 राज्यों में लोगों को अपना शिकार बनाया। उनसे लाखों की ठगी की गई। संभल पुलिस के हत्थे चढ़े ये साइबर अपराधी सलमान, शाहरुख और उनकी गैंग जो कई समय से साइबर पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे।
क्योंकि इनकी साइबर ठगी का जाल सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं था। दिल्ली, एमपी, बंगाल, जम्मू कश्मीर समेत 11 राज्यों में इन्होंने लोगों को ठगी का शिकार बनाया था। इस गैंग के सरगना सलमान शाहरुख ने 11 राज्यों में 10 बैंक खाते भी खोले हुए थे। इस गैंग पर अलग अलग राज्यों में 25 केस भी दर्ज हैं। साइबर ठग सलमान शाहरुख पहले लोगों के फोन हैक करते थे, फिर फोन कर बहाने से उनके रिश्तेदारों से पैसे मांगते थे। कई बार तो मॉर्फ फोटो बनाकर इन्होंने लोगों को ब्लैकमेल कर भी पैसे ऐंठे। कुल मिला के 25 कंप्लेंट इनके अगेंस्ट अभी तक पाई गई हैं, जिनमें कुल 12,22,500 रुपए का फ्रॉड हुआ और उसके अलावा इन सभी खातों में 17 लाख रुपए क्रेडिट होना। और सलमान शाहरुख से पूछताछ कर पुलिस पता कर रही है कि दोनों के तार किन किन साइबर ठगों से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस का हंटर लगातार चल रहा है। सीएम योगी के डर से अपराधी यूपी छोड़कर भाग रहे हैं और जो नहीं भाग रहे हैं उन्हें जिला बदर किया जा रहा है, वो भी अपने ही खास अंदाज में। ये ढोल की थाप नहीं बल्कि योगी के हिस्ट्री शीटरों की आखिरी वार्निंग है, क्योंकि यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। ढोल बजाने का ये वीडियो हापुड़ का है, जहां डीएम के आदेश पर जब एक हिस्ट्री शीटर को जिला बदर किया गया तो वहां अलग ही नजारा देखने को मिला। पुलिस ढोल बजाते हुए हिस्ट्री शीटर के घर तक पहुंची। आगे आगे ढोल बज रहा था और पीछे पीछे पुलिस वाले मुनादी कर रहे थे। पुलिस वालों ने चेतावनी दी कि आइंदा अगर हिस्ट्री शीटर जिले में दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन तस्वीरों को देख के ये तो कहा जा सकता है कि यूपी में अपराधियों का ढोल बज चुका है। कानपुर में गैंगरेप का मामला न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि पुलिस की छवि को भी झकझोर कर रख देता है। एक नाबालिग के अपहरण और फिर गैंगरेप की इस घटना ने पूरे के पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे जो परतें खुली वे और ज्यादा डराने वाली साबित हुई। आरोप है कि इस घिनौनी वारदात में कोई बाहरी अपराधी नहीं बल्कि एक पुलिसकर्मी शामिल है। मामले का खुलासा हुआ जिसमें पता चला कि कुछ युवकों के साथ एक पुलिसकर्मी ने नाबालिग को जबरन कार में ले भागे और नाबालिग के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया और फिर उसे घर के पास फेंक दिया और फरार हो गए। काली स्कॉर्पियो वहीं रात में घूम रही थी, एक पल्सर गाड़ी। 2 लोगों ने अपहरण किया बहन का और रात में हम लोगों को पता नहीं था। जब हम लोगों को पता चला हम लोग ढूंढने गए तो रात में काली स्कॉर्पियो और पल्सर बाइक से घूम रहे थे। आरोपी दारोगा अमित मौर्य को सस्पेंड कर दिया गया है, मगर वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। दारोगा की गिरफ्तारी के लिए कानपुर पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है। इसी के साथ पुलिस ने घटना में शामिल पत्रकार सिमरन यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में प्रारंभिक जांच के बाद सचेंडी थाना प्रभारी विक्रम सिंह की भी लापरवाही और संदिग्ध भूमिका पाई गई है। ऐसे में उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से घोटाले का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर लोग भी हैरान हैं और नाराज भी। यहाँ करीब 7 करोड़ रुपए का धान गायब है, लेकिन अफसरों का दावा है कि न धान चोरी हुआ है, न बेचा गया है, बल्कि चूहों ने खा लिया है। अब इसी दलील ने कवर्धा की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मामले ने सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस ने कवर्धा में प्रदर्शन किया और विरोध जताने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर डीएमओ में चूहा जाल भेंट किया। चूहा पकड़ के भी दिखाएंगे 2-3 दिन बाद, टेंशन मत लो। कांग्रेस का आरोप है कि ये सीधा सीधा धान घोटाला है और करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति कागजों में ही गायब कर दी गई है। ये मामला साल 2024-25 में जिले के धान संग्रहण केंद्रों में करीब 26,000 क्विंटल धान कम पाए जाने पर सामने आया, जिसका इल्जाम बेचारे चूहों पर मढ़ दिया गया। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या सच में 20,000 क्विंटल धान चूहे खा गए या फिर इस दलील की आड़ में किसी बड़े घोटाले को दबाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल कवर्धा में धान की कमी और अफसरों की सफाई दोनों ही जांच के घेरे में है। उत्तर प्रदेश में ठंड अब खतरा बन चुकी है। कानपुर में शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। फिलहाल इस कड़ाके की ठंड से कोई राहत की उम्मीद तो नजर नहीं आ रही है। कानपुर इस वक्त शीतलहर की गिरफ्त में है। तापमान तेजी से नीचे गिरा है और गलन वाली ठंड हड्डियों तक चुभ रही है। सुबह का सूरज तक कोहरे के सामने बेबस नजर आया। चारों तरफ सफेद धुंध कुछ कदम आगे तक दिखाई तक नहीं दे रहा। ठंड का असर अब डराने लगा है। सड़कों पर सन्नाटा है, लोग अलाव से चिपके नजर आ रहे हैं। ठंडी हवाएं मानो शरीर से जान खींच लेने पर आमदा हो। यूपी के कानपुर जिले में सबसे सर्द रात रही। न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम पारा है। शिमला में 3.6 डिग्री, मसूरी में 4.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। ठंड का असर आम जनजीवन पर साफ दिखाई दिया। बाजारों में चहल पहल कम है और जरूरी काम से ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी भी डराने वाली है। अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। आने वाले दिन और रातें और ज्यादा ठंडी होंगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो इलाके में बाइक चोरी को अंजाम देता था। पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 1, 2, 3, 4
5 बस गिनते जाइए जब तक आपकी गिनती 14 तक न रुक जाए। बाइकों की ये कतार देखकर लग रहा है कि मानो ये कोई बाइक का शोरूम है, लेकिन ना तो ये बाइक का शोरूम है और ना ही सेकंड हैंड बाइकों को बेचने वाले डीलर की दुकान। ये सभी चोरी की हुई बाइकें थाने में खड़ी है, जिन्हें इन चोरों की निशानदेही पर बरामद किया गया है। थाने पर खड़ी ये 14 बाइकें यूपी के अलग अलग इलाकों से चोरी की हुई थी। पुलिस ने बाइक चोर गैंग का भांडाफोड़ करते हुए इन्हें बरामद किया है। बाइक चोरी गिरोह इलाके में कई समय से एक्टिव था। पुलिस ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाते हुए बाइक चोरी गैंग के इन 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गिरफ्तार बाइक चोरों को जेल भेज दिया गया है। इनकी बाकी साथियों की भी तलाश की जा रही है।